नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलन पांडे और स्वागत है आप सबका डेफिनेट सक्सेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और आज जो ये वीडियो है ये है आज सेकेंड राउंड जो मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा का जो काउंसलिंग जो चल रही है DME MP ऑनलाइन से जो काउंसलिंग चल रही है, तो उसके लिए सेकेंड राउंड की कुछ एडवाइजरी आई हुई है, उसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा गया है और उसके क्या इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं और इसको हम कैसे समझ सकते हैं इन चीज़ों को। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। और आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर जो है मैंने पहले से ही एक वहाँ से डाउनलोड कर रखी है, साइट से जो है मैंने वहाँ से डाउनलोड कर रखी है। PDF आपको मिल जाएगी। और PDF कहाँ से डाउनलोड करना है, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जाना है, मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ आपको जाना है dmeonline.nic.in इस वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे, आपने जब रजिस्ट्रेशन किया होगा तो यहाँ पर जाकर ही आपने रजिस्ट्रेशन किया था काउंसलिंग में। फर्स्ट राउंड में जो बच्चे आए थे उन्होंने यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग, मध्य प्रदेश की स्टेट काउंसलिंग के लिए जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था, तो इसी साइट से आपने रजिस्ट्रेशन किया था, आपको याद होगा। वहीं पर ही जो है लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस में ये सारे इंस्ट्रक्शंस आते हैं। तो वहाँ पर सेकेंड राउंड जो अभी होने वाला है 22 से, उसके लिए हम यहाँ पर चर्चा करेंगे सर। तो आइए शुरू करते हैं और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि जो पहला जो इनका जो ये क्वेश्चन है, जो यहाँ पर जो पहला जो पॉइंट यहाँ पर जो दिया गया है, इसको हम देखें तो यहाँ पर क्या दिया गया है। पहला पॉइंट थोड़ा सा मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ। तो पहले जो यहाँ पे पॉइंट दिया उसमें लिखा है कि द्वितीय चरण हेतु प्रदर्शित काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार द्वितीय चरण में सभी पात्र अभ्यर्थी, अब पात्र अभ्यर्थी कौन होंगे, तो ये देखिए आप क्या बता रहा है, पात्र अभ्यर्थी कौन है, मतलब सेकेंड राउंड में कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो क्या दे रहा है कि प्रथम चरण से प्रवेशित अभ्यर्थी जिन्होंने अपग्रेडेशन का विकल्प चुना है, मतलब वो स्टूडेंट जिन लोगों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज तो मिल गया था और उनको बेहतर चॉइस के लिए उन्होंने अपग्रेड का जो ऑप्शन है वो उन्होंने वहां पर ऑप्ट किया था, तो वो भी सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, दूसरा इसके बाद क्या दिया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण से कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो किया लेकिन काउंसलिंग में उनको अभी तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो ऐसे स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद और क्या दिया हुआ है, कोई सीट आवंटित नहीं हुई है एवं पंजीकृत अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम चरण में भाग नहीं लिया गया। यहां पर क्या बोल रहा है वो, यहां पर वो बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन तो कर लिया था, फर्स्ट राउंड से पहले जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आया था वहां रजिस्ट्रेशन तो कर लिया गया था, लेकिन चॉइस फिलिंग नहीं की गई। उन्होंने कोई अपना चॉइस फिलिंग करके और अपना ऑप्शन नहीं दिया कि उनको कौन सा कॉलेज चाहिए। तो वो जो अभ्यर्थी हैं, ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी सेकेंड राउंड में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत समझने वाली बात है कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो वहाँ पर आगे क्या करना है, पोर्टल पर निर्दिष्ट समय सीमा में अपनी चॉइस फिलिंग एवं चॉइस लॉकिंग अनिवार्य रूप से दर्ज करानी होगी। अब ये जो यहाँ पे दिया है ना, विनिर्दिष्ट समय सीमा, मतलब सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग का जो टेंटेटिव जो पीरियड दिया गया था, जो कि 22 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोगों को ये पता होगा। अगर आपको नहीं होगा तो मैं इसके बाद में आपको दिखा भी दूंगा, यहाँ पर अवेलेबल है कि कैसे कैसे होगा वो। तो वहां पर आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी होगी। अच्छा, चॉइस फिलिंग एवं चॉइस लॉकिंग के समय सारणी प्रदर्शित अंतिम दिनांक एवं समय तक एडिट ऑप्शन उपलब्ध होगा, मतलब लास्ट डेट तक आपको जो है वो एडिट ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। मतलब आपने पहले एक चॉइस फिलिंग कर ली, आपने एक जो है वो आपने अपना प्रेफरेंस ऑर्डर भर दिया, अब आपको लग रहा है कि आपको एडिट करना है, तो जो लास्ट डे है उस दिन तक जो है एडिट ऑप्शन उपलब्ध रहेगा। अंतिम लॉक्ड चॉइस को ही मान्य किया जाएगा, मतलब आपको स्वयं जाकर के आपको फिर आपको जो है जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो उसको लॉक जरूर करना है। यहां पर ये जो शब्द बोल रहा है लॉक्ड चॉइस, तो आपको चॉइस फिलिंग करने के बाद लॉक जरूर करना है। चॉइस लॉक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अपन आगे बढ़े तो हम सेकंड क्वेश्चन में जाएं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, ये सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है द्वितीय चरण में भाग लेने हेतु भारत के राजपत्र दिनांक 21 मई 2018 में प्रकाशित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन अधिसूचना एवं मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 संशोधन 19 जून 2019 के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रम की राज्य कोटे की सीटों पर द्वितीय चरण की काउंसलिंग में भाग लेने के लिए निम्नानुसार पात्र अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय महाविद्यालय के लिए, अब देखो यहां पर मैं एक्चुअली रुक गया, मैं यहां पे इसको पढ़ते पढ़ते इसको एक्चुअली मैं क्यों रुका हूं मैं आपको बताता हूं। ये जो ऊपर ये लिखा है ना इतना बड़ा बड़ा, ये आपको शायद इन शब्दों से समझ नहीं आ रहा होगा। एक्चुअली जब ये काउंसलिंग स्टार्ट होती है ना, ये काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ना पूरा इनका एक, इसको बोलते हैं हम बोलते हैं गजट नोटिफिकेशन। तो ये जो बोल रहा है ना, ये यहां पर बोल रहा है कि भारतीय आयुर्वेद परिषद संशोधन अधिसूचना, तो ये सब गजट नोटिफिकेशन में ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल रहता है। गजट नोटिफिकेशन ये पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आ जाता है। तो वहां पर अब ये गजट नोटिफिकेशन में जितने बार जो नियम बदले गए, जो नियम बनाए गए, आगे एडिट किए गए, फिर जोड़े गए, वो सारे जो हैं उस गजट नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। तो कब कब नियम दिया गया, संशोधन किया गया, यहाँ पर उनकी डेट दी जा रही, संशोधन 19 जून को हुआ है, इसके पहले 21 मई 2018 में प्रकाशित किया गया था। ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं। वो उसके बारे में डिटेल चर्चा हम किसी और वीडियो में कर लेंगे, या कभी विषय मिला, कभी अगर समय मिला तो उसको हम देख लेंगे। इसको हम आगे देखते हैं कि इसमें आगे क्या दे रहा है ये। अच्छा, यहाँ पर जो बात कर रहे हैं दो सेकंड पॉइंट में यहां पर बात कर रहे हैं कि सेकंड राउंड में आपको फीस लगने वाली है। तो कैसे फीस लगने वाली है, किन स्टूडेंट्स को क्या फीस लगने वाली है, वो अपन देखते हैं। तो यहां पर क्या फीस लगने वाली है, तो सबसे पहले हम देखें तो ये कह रहा है कि काउंसलिंग में भाग लेने के लिए निम्नानुसार पात्र अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा शासकीय महाविद्यालय के लिए ₹10,000 एवं आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा ₹5,000 की राशि द्वितीय चरण की चॉइस फिलिंग से पूर्व अग्रिम शुल्क के रूप में ऑनलाइन जमा करानी होगी। मतलब क्या है, आप इसको समझिए। मतलब यह है कि फर्स्ट राउंड में तो हमें कोई कॉलेज नहीं मिला था। फर्स्ट राउंड में उन्होंने जो है उन्होंने सिक्योरिटी मनी जमा भी नहीं करवाई थी। फर्स्ट राउंड की पूरी काउंसलिंग जो हुई थी। सेकंड राउंड में वो क्या कह रहे हैं कि जो जनरल कैटेगरी वाले जो लोग हैं उनके लिए जो है वो ₹10,000, और जो कैटेगरी वाले जो व्यक्ति हैं जैसे ओबीसी, एसटी, एससी और जो सारी बाकी जो है उनके लिए जो है वो ₹5,000 की जो अमाउंट है वो सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग से पहले हमें जमा करना होगा ऑनलाइन पोर्टल में। अब ये बोलेंगे कि ये कब जमा करना होगा, एक क्वेश्चन आता है कि ये कब जमा करना होगा। तो जिस टाइम पर आप चॉइस फिलिंग करने जाएंगे उसी समय ये पैसे सबसे पहले जो आपके जो आपकी जो राशि है, जो आपका अमाउंट है वो आपको जमा करना होगा। उसके आगे ही वो पोर्टल आगे बढ़ेगा। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है ये, उसके बाद ये कह रहा है कि निजी एवं शासकीय महाविद्यालयों का विकल्प भरने वाले अभ्यर्थियों को 1 लाख, अब बात समझिएगा, निजी एवं शासकीय महाविद्यालय मतलब जैसे मान के चले थोड़ा सा कट ऑफ रेंज नीचे आ रहा है और हमको लग रहा है यार चलो हम क्या करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज ऑप्ट करना है। तो प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है ना, तो प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है और गवर्नमेंट कॉलेज भी आप चाहते हैं मिल जाए, तो इस दिशा में क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, आपको 1 लाख रुपए जो है वो जमा करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों की चॉइस फिलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप जब चॉइस फिलिंग करेंगे वहां पर आपको प्राइवेट कॉलेज भी डालने का जो है ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप केवल 10,000 करेंगे तो केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आएगा। ठीक है, इसके बाद एक एनआरआई का भी दिया हुआ है कि एनआरआई अभ्यर्थियों हेतु 10 लाख जमा करने होंगे। कुछ बच्चे जो हैं वो एनआरआई कोटे में जाते हैं, तो एनआरआई कोटे वाले बच्चों को 10 लाख रुपए जमा करने होंगे। इस अग्रिम शुल्क का संयोजन मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम के नियम 12/7 के अनुसार किया जाएगा। जो मैंने आपको बोला था गजट नोटिफिकेशन में 12/7 पे कुछ नियम दिया होगा, तो वहां के अनुसार किया जाएगा। तो इसमें एक जो लाइन लिखी हुई है ना, जो मैं आपको फिर से बताता हूं, इस अग्रिम शुल्क का संयोजन मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, तो ये संयोजन की जो बात कर रहा है ना, ये संयोजन की जो बात कर रहा है, संयोजन बहुत, ये आपको जो बता रहा हूं सर मैं, चलो मैं आपको बताता हूं संयोजन। तो संयोजन मतलब ये है कि आपने जो पहले मान के चलो कि आपको कोई कॉलेज मिल गया था, उस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, तो एडमिशन के टाइम पे आपने फीस भी जमा की हुई है। तो जब फीस जमा की गई है ना, तो ये जो संयोजन की जो बात हो रही है,
ये जो संयोजन की जो बात हो रही है, ये इसी संयोजन की बात हो रही है। यहां पर ये बोल रहा है कि आपकी जो पेमेंट पहले से की गई होगी तो उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा, मतलब आपने पहले से पेमेंट कर रखा है तो ये शायद आपको पेमेंट ना देना पड़ेगा। ये पोर्टल पे जाके आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा चलिए इसमें अपन और देखें, आगे बढ़े अपन, तो आगे हम देखें तो इसमें क्या है कि माफ कीजिएगा, इसमें देखिए इसमें क्या है कि अब इसमें द्वितीय चरण में अनुसूचित जाति श्रेणी एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को शासकीय एवं निजी चिकित्सा दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की इस चरण के लिए चॉइस फिलिंग के पूर्व किसी तरह की कोई अग्रिम राशि जमा नहीं करनी होगी। इसका नोटिफिकेशन हालांकि पहले से एक अलग से भी दिया गया है, पोर्टल पे आप जाके देख सकते हैं। एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई भी जो सिक्योरिटी मनी है वो जमा नहीं करनी है। उनके लिए ये जो चॉइस फिलिंग होगी, जो सेकेंड राउंड होगा, उसके लिए कोई भी आपको सिक्योरिटी मनी जमा नहीं करनी है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा आगे देखें तो क्या लिखा है कि द्वितीय चरण में चॉइस फिलिंग किए जाने से पूर्व जमा किए जाने वाले अग्रिम शुल्क का संयोजन प्रथम चरण से प्रवेशित अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चरण में जमा कराई गई फीस में किया जाएगा। जो मैंने आपको पहले बताया था वही उसका थोड़ा सा उन्होंने वापस से लिख दिया है कि अगर आपने ऑलरेडी पहले से एडमिशन ले रखा, वहाँ पर अगर आपने फीस जमा कर दी थी एडमिशन के समय पर कॉलेज में, तो आपको वहाँ पर उसके हिसाब से उसमें जो है आपका जो फीस है उसके हिसाब से आपको जो आपकी जो फीस दी गई है यहाँ पर सेकेंड राउंड में जाने के लिए, उसमें एडजस्ट करके आपको फीस जमा करनी होगी। और शायद हो सकता है कि अगर आपकी वो फीस उस फीस से ज़्यादा जमा कर चुके हैं कॉलेज में तो आपको वो फीस जमा नहीं करनी पड़ेगी। वो आप पोर्टल पे जाके समझ में आएगा जब आप देखेंगे तो। ठीक है, यहाँ पर मैं उसको दिखा नहीं पाऊंगा मैं। ठीक है, आगे हम देखें तो तीसरा नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि द्वितीय चरण में राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी को प्राथमिकता, डोमिसाइल अभ्यर्थी को प्राथमिकता के आधार पर आवंटन दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो यहाँ पर हमारा जो एमपी का जो चॉइस फिलिंग जो होती है, एमपी का जो काउंसलिंग होती है, इसमें अदर देन स्टेट के बच्चों को भी यहाँ पर जो है वो मौका मिलता है यहाँ पे। तो वो कैसे मिलता है कि फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता, सेकेंड राउंड में वो इसका ऑप्शन दे रहे हैं। आपने अगर रजिस्ट्रेशन जो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट है, जो एमपी का डोमिसाइल नहीं है, स्टेट डोमिसाइल नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वो एमपी मध्य प्रदेश के मूल निवासी ना होने के बावजूद भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था फर्स्ट राउंड से पहले ही, पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन किया था। फर्स्ट राउंड में उनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया गया था, लेकिन सेकेंड राउंड में उनको मिलेगा, चॉइस फिलिंग करने का मौका भी मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि मध्य प्रदेश के बाहर के जो लोग हैं, नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट हैं, उनको भी यहाँ पर मौका मिलेगा। अच्छा, मौका मिलेगा तो कैसे मिलेगा वो देखो आप। स्थानीय निवासी अभ्यर्थी मेरिट में उपलब्ध ना होने की स्थिति में राज्य के बाहर के अभ्यर्थी नॉन डोमिसाइल को आवंटित मेरिट में के अनुसार दिया जाएगा। मतलब अगर मेरिट में डोमिसाइल वाला व्यक्ति अवेलेबल नहीं होगा तभी नॉन डोमिसाइल वाले व्यक्ति को, स्टूडेंट को, अभ्यर्थी को जो है वहां पर मौका दिया जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि अरे नॉन डोमिसाइल वाले आएंगे, नॉन डोमिसाइल वालों को वहीं पर ही मौका मिलेगा अगर मेरिट में डोमिसाइल वाले व्यक्ति यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे तब। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ें, इसको देखें और ज़्यादा। तो चौथे पॉइंट में देखिए क्या दिया है। चौथे पॉइंट में दे रहा है कि द्वितीय चरण की काउंसलिंग में मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी डोमिसाइल अभ्यर्थी एवं ऐसे अभ्यर्थी जो राज्य के बाहर के निवासी हैं आवंटन हेतु चॉइस फिलिंग एवं चॉइस लॉक कर सकेंगे। वही बात आ गई जो तीसरी लाइन में यहाँ पर लिखा गया था, है ना, वहाँ पर यहाँ पे दिया गया, इसी को रिपीट किया गया है। अननेसेसरी क्यों किया गया इसका मुझे भी समझ नहीं आ रहा, कभी कभी ये लोग ऐसे पॉइंट्स डाल देते हैं रिपीटेडली। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट देखें हम। यदि अभ्यर्थी ने प्रथम चरण में प्रवेश के समय अपग्रेड का ऑप्शन दिया है पर द्वितीय चरण में चॉइस फिलिंग नहीं करी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का प्रथम चरण से प्रवेश यथावत रहेगा। इसको मैं फिर से आपको पढ़ के बताता हूं कि यहां पर ये कहना क्या चाह रहा है। इसको थोड़ा सा एक एक लाइन को समझना थोड़ा सा आप लोग। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि अभ्यर्थी ने प्रथम चरण में प्रवेश के समय अपग्रेड का ऑप्शन दिया है, मतलब आपने पहला जो राउंड हुआ था उसमें आपने एडमिशन के टाइम पर आपने एडमिशन ले लिया कॉलेज में और आपने क्या किया, अपग्रेड का ऑप्शन ले लिया। अब क्या कह रहा है कि द्वितीय चरण में चॉइस फिलिंग नहीं करी है लेकिन सेकेंड राउंड में आपने चॉइस फिलिंग नहीं करी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का प्रथम चरण से प्रवेश यथावत रहेगा। मतलब आपने
अपग्रेडेशन का ऑप्शन तो लिया था, लेकिन अब हम क्या चाह रहे हैं कि छोड़ो, अब जो है वो इसी को फाइनल कर लेते हैं। कॉलेज अच्छा लग रहा है, यहाँ पर बहुत बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, सब ठीक है, अच्छा लग रहा है। किसी ने बोला था कि इतना अच्छा मैनेजमेंट नहीं, जो भी मतलब मैं इसमें कुछ भी इसमें अपनी तरफ से नोटिस नहीं देना चाहूँगा मैं, ठीक है। मतलब आपको लग रहा है कि यही कॉलेज ठीक है, और आप क्या करें कि सेकंड राउंड में जाके अपग्रेडेशन का ऑप्शन भले लिया था, लेकिन सेकंड राउंड में हम चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका पहले का जो कॉलेज है वो आपको रहेगा, ठीक है। आपका वो कॉलेज कहीं नहीं जाने वाला, यहां पर आप बिल्कुल भी आप इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या कह रहा है कि एवं अभ्यर्थी को सेटिस्फाइड माना जाएगा, मतलब उसी को आगे उन्होंने बता दिया कि सेटिस्फाइड माना जाएगा। एवं ऐसे अभ्यर्थियों को आगामी चरणों में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है, आप यहां ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए अब आपका सेकंड राउंड के बाद मन बदल गया कि अब मेरे को दूसरा कॉलेज चाहिए, अब मॉपअप में मिलेगा। मॉपअप में जो है वो अपग्रेडेशन का ऑप्शन मॉपअप वाले बच्चों को मिल रहा है। सेकंड राउंड में जो बच्चों को कॉलेज मिलेगा उनको मॉपअप में अगर सीट्स अवेलेबल होंगी तो वहां पर अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा ऑप्शन। किसको? कि जिन्होंने सेकंड राउंड का अपग्रेडेशन तो दिया था लेकिन चॉइस फिलिंग नहीं करी। तो ऐसे बच्चों को क्या होगा, यहां पर सेटिस्फाइड माना जाएगा। उनको फिर मॉपअप में अगर सीट्स अवेलेबल हैं तो उनको अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये आप समझ लीजिए, ठीक है। अब आगे क्या है कि आगे 6th पॉइंट क्या दे रहा है कि अभ्यर्थी जिन्होंने अपग्रेडेशन हेतु विकल्प दिया था परंतु द्वितीय चरण में अपग्रेड नहीं हुए, ऐसे अभ्यर्थी पूर्व प्रवेशित संस्था में यथावत रहेंगे तथा उन्हें किसी तरह की कार्रवाई नहीं करनी होगी। यहां पर मैं आपको बताऊं कि क्या कहना चाह रहा है। यहां पर ये कहना ये चाह रहा है कि मान के चलो कि आपने अपग्रेडेशन भी डाला, आपने अपने हिसाब से जो है वो चॉइस फिलिंग भी करी, आपने प्रोफाइल जो प्रेफरेंस ऑर्डर था कॉलेज का वो फिल किया, लेकिन आपको तब भी आपका जो कॉलेज था वही रहा, आपको दूसरा कोई कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में आपको कोई कार्रवाई नहीं करनी होगी। यहां पर मैं लेकिन ऐड करता हूं, यहां लिखा जरूर है कि कार्रवाई नहीं करनी होगी, लेकिन आपको याद होगा कि जिस टाइम आपने अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया था वहां पर आपने 500 रुपए का एक आपने नोटरी पर एक आपने जो है वो वहाँ पर लिख कर दिया है, स्टाम्प पेपर पर लिख के दिया, 500 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पर लिख के दिया है कि सेकेंड राउंड के बाद जो भी कॉलेज मुझे आवंटित होगा उस स्थिति में मैं आपका जो सीट लिविंग बॉन्ड है और जो रूरल सर्विस बॉन्ड है वो आपको देना है ना। पहले देना होता है लेकिन आपने अपग्रेड किया था इसलिए आपको अभी जो है वो नहीं दिया आपने, लेकिन सेकेंड राउंड के बाद में अगर आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ तो आपको वहाँ पर जाकर ये देना होगा। यहाँ पर एक और बहुत पॉइंट वाली बात है इस जगह पर, 6वें नंबर पॉइंट में एक और क्या ऑप्शन है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ सेकेंड राउंड में, अपग्रेडेशन फर्स्ट राउंड में लगा रखा था, सेकेंड राउंड में उनका प्रेफरेंस ऑर्डर के अनुसार अपग्रेड नहीं हुआ, लेकिन अगर मॉपअप में कोई सीट्स वैकेंसी खाली आती है तो इन व्यक्तियों को, इन स्टूडेंट्स को, इन अभ्यर्थियों को जो है वो मॉपअप में पार्टिसिपेंट करने का मौका मिलेगा, अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। तो आप चाहें तो वहां जाकर आप बोल सकते हैं कि मैं मॉपअप में भी अपग्रेड करना चाहता हूं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा आप सोच समझ के कीजिएगा क्योंकि वहाँ पर सीट्स सोचने वाली बात ऐसा बहुत बड़ी नहीं है। सीट्स अवेलेबल है तो आप जो है वो मॉपअप में भी जाके अपग्रेड का ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये है 6वें नंबर का पॉइंट। अब 7वें नंबर के पॉइंट पे आइए आप। यहाँ पर क्या बोलता है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपना विकल्प दर्ज करने से पूर्व अपने विकल्पों चॉइस का क्रम पूर्व से ही लिख कर रख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप ना चॉइस फिलिंग करने जा रहे हो ना तो पहले से अपना ऑर्डर लिख के लेके जाओ कि आपको कैसे करना है। वहाँ जाने के बाद रैंडमली चॉइस, यहाँ पर गलती क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, वो बच्चों से गलती हुई है। अभी क्या गलती हुई कि हम डाल रहे हैं MBBS, एक ही कॉलेज जो है, एक ही नाम के दो कॉलेज होते हैं, कोई डेंटल वाला कॉलेज भी होता है उसी नाम से। अब हम MBBS और डेंटल में फ़र्क नहीं समझ पाए, हमने ऑप्ट कर दिया। ये हड़बड़ाहट में गलतियां होती हैं, तो प्रॉपर नाम लिख कर जाओ, कॉलेज का कोड लिख कर ले जाओ। चॉइस फिलिंग करते टाइम इन बातों का बहुत ज़रूरी है ध्यान देना, क्योंकि आप चाहते थे MBBS वाला सीट लेना और आपने हड़बड़ाहट में क्या करा, गलती से डाल दिया कौन सा वाला, डेंटल वाला, और वो आपको अलॉट हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो गड़बड़ हो जाती है, आप यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यही बोल रहा है कि पहले से लिख कर लेके जाएं, ठीक है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय का विकल्प अच्छी तरह से सोच विचार कर भरें एवं उन महाविद्यालयों का विकल्प चॉइस ना भरें जिनकी निर्धारित फीस देने में अभ्यर्थी असमर्थ हो। ऐसे कोई कॉलेज ऑप्ट मत करो, वहाँ फीस पता नहीं करी अपन ने और कॉलेज ऑप्ट कर लिया, वहाँ की जो प्राइवेट
कॉलेज के मामले में थोड़ा सा ये चर्चा करना ज़रूरी है कि वहाँ की फ़ीस आपने पता नहीं करी और आपका जो है कोई आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड नहीं हो रही है ना। इस कंडीशन में क्या होगा, फिर आपको वहाँ एडमिशन लेने के लिए पूरी फीस जमा करना पड़ेगी। अगर आप ऐसे कोई कॉलेज में की अगर चॉइस फिलिंग करते हैं जिसमें आप असमर्थ हैं तो वो मत करो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि मध्य प्रदेश चिकित्सा प्रवेश नियम 2018 के नियम 10 उपनियम 6 के अनुसार आवंटन आदेश के अनुक्रम में पात्रधारी होते हुए भी प्रवेश न लेने की दशा में पोर्टल से उसका पंजीयन स्वयं निरस्त हो जाएगा। मतलब अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आपने वहां पर जाके एडमिशन नहीं लिया तो आप जो है वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी आगामी किसी भी चरण में काउंसलिंग में भाग पात्र नहीं ले पाएंगे। अब मान के चलो कि आपको लग रहा है कि मॉपअप में कोई ऐसा कॉलेज है जिसकी फीस आप अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन आपने क्या किया कि फर्स्ट राउंड में ही आपको ऐसे कॉलेज डाल दिए जिसकी फीस आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, वो आप अब एडमिशन नहीं ले पा रहे हो, तो अब आप मॉपअप में भी नहीं जा पाओगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप समझिए, ठीक है। अब 8वें नंबर पॉइंट पे आते हैं हम। 8वें नंबर पॉइंट में क्या बोल रहा है वो कि द्वितीय चरण में नवीन आवंटित अभ्यर्थी एवं अभ्यर्थी जिनका महाविद्यालय, कॉलेज, पाठ्यक्रम, कोर्स अथवा श्रेणी कैटेगरी में अपग्रेडेशन हुआ है को नवीन आवंटित संस्था में निर्धारित समय में द्वितीय चरण में प्रवेश लेना अनिवार्य है, ठीक है। ये आपका जो सेकेंड राउंड का जो आपका टाइमलाइन चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर ये बोल रहा है। इसको थोड़ा सा आप एक बार फिर से आप इसको देखिए यहाँ पर क्या कहना चाहता है ये, ठीक है। द्वितीय चरण में नवीन आवंटित अभ्यर्थी एवं अभ्यर्थी जिनका महाविद्यालय, कॉलेज, पाठ्यक्रम, कोर्स अथवा श्रेणी कैटेगरी में अपग्रेडेशन हुआ है को नवीन आवंटित संस्था में निर्धारित समय सीमा में द्वितीय चरण में प्रवेश लेना अनिवार्य है। मतलब यही बोल रहा है वो कि आपका अपग्रेडेशन हो गया, नए कॉलेज में हो गया, तो वहाँ जाकर आपको वो जो टाइमलाइन दी गई है उस टाइम फ्रेम के अंदर जाके एडमिशन लेना कंपलसरी है, ये यहाँ पर ये बोल रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताऊँ, मैं आपको जो बोल रहा ना कोर्स कैटेगरी, इससे थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है ना कि कभी कभी जो है ना, जैसे ओबीसी वाला जो कैंडिडेट है, ठीक है। अब ओबीसी वाले कैंडिडेट ने क्या किया कि उसने भी उसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया था। अब सेकंड राउंड में जो है उसने अपग्रेडेशन डाल दिया सेकंड राउंड के लिए। अब सेकंड राउंड में वहाँ पर क्या होगा ना कि उसको ना जनरल कैटेगरी से हो सकता है कि अगला कॉलेज अलॉट हो जाए, ये होता है, वो आपको समझ में अभी आएगा, इसके लिए हम एक चर्चा अलग से रख लेंगे, ठीक है। कैसे होता है वो मैं आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। तो ओबीसी वाले कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी की सीट मिल गई और दूसरा कॉलेज मिल गया, या कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरा कॉलेज नहीं मिलता, उसी कॉलेज में अपग्रेड हो जाता है वो कैटेगरी में, है ना। वो एक अलग समस्या नहीं बोली जा सकती, ये वहाँ पर दिया गया है, ये विकल्प इसी तरीके से चलता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना होगा वहाँ पर। तो वहाँ पर आपका जो टाइम लिमिट है वहाँ जाके आपको तुरंत के तुरंत वहाँ जाके एडमिशन का फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया कि प्रथम चरण से प्रवेशित संस्था में ही द्वितीय चरण में श्रेणी में अपग्रेड होने की स्थिति में भी अभ्यर्थी को संस्था में पुनः ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। वही मैं आपको जो बता रहा हूँ कि सेम कॉलेज में ही अगर मान लो अपग्रेडेशन हो गया, कैटेगरी के अंदर में दूसरी कैटेगरी में अपग्रेड हो गया, कॉलेज वही मिल गया, तब भी आपको यहाँ पर जाकर आपको ऑनलाइन में जाकर के पूरा जो आपका जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो कंप्लीट करना है। आपको ये चीज़ थोड़ा सा समझने में परेशानी हो रही होगी, इसको हम कभी एक और दूसरे वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। अभी तो आप ऐसे समझ लो कि अपग्रेड हुआ, आपके पास अलॉटमेंट में अपग्रेड लिख के आया कि अपग्रेडेड टू, तो फिर आप समझ लो कि आपको एडमिशन लेना है, जाके आपको जो है ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी है, चाहे उसी कॉलेज में हुआ हो या फिर दूसरे कॉलेज में हुआ हो, ठीक है। नवा क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, नवा पॉइंट क्या बोल रहा है कि प्रवेश के उपरांत त्यागपत्र रेजिग्नेशन देने की स्थिति में अभ्यर्थी पर निम्नानुसार सीट लिविंग बॉन्ड लागू होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट राउंड में ऐसा नहीं था, फर्स्ट राउंड में रेजिग्नेशन दिया गया था, सेकेंड राउंड में रेजिग्नेशन नहीं दे रहा है। सेकेंड राउंड में आपको अगर कॉलेज अलॉट हुआ तो आपको एडमिशन ले लिया, अगर आपने कॉलेज अलॉट हो गया वहां तक भी ठीक है, अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आपका सीट लिविंग बॉन्ड लगेगा, आप उस सीट को छोड़ नहीं सकते। सीट लिविंग बॉन्ड जो है वो 30 लाख रुपए का सीट लिविंग बॉन्ड है, ठीक है। वो आपको जो है उसमें मिल जाएगा, परफॉर्मा 8 है शायद से, मुझे जहां तक याद है, आप एक बार जाके उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, वो स्टूडेंट जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया था लेकिन सेकेंड राउंड के लिए उन्होंने अपग्रेड की स्थिति बनाई थी, अब ऐसे स्टूडेंट का अपग्रेडेशन हो गया
तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ेगा, अगर वो सोच रहे हैं कि नहीं मेरे को तो अपग्रेड हो गया, मैंने तो सीट लिविंग बॉन्ड लगेगा ही नहीं मुझे, लेकिन आप ये ध्यान रखना फर्स्ट राउंड में आपने 500 रुपए के एक स्टाम्प पेपर पर नोटराइज करके आपने ये शपथ पत्र दिया हुआ है कि जब नया कॉलेज अपडेट होगा तो वहां पर जाकर मैं सीट लिविंग बॉन्ड भरूंगा। मतलब आप भी रिजाइन नहीं कर सकते, आप छोड़ नहीं सकते। सेकेंड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिला है तो आपको भी सीट लिविंग बॉन्ड लगेगा, आपको जाके वो कॉलेज लेना ही होगा। ठीक है, अब हम 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या दिया है कि आवंटन परिणाम जारी होने के पश्चात अभ्यर्थी अपने लॉगिन आईडी से आवंटन पत्र डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले सकेगा। ये सिंपल है, फर्स्ट राउंड में भी हुआ था, सेकंड राउंड में भी यही बोल रहा है कि आपको अब जैसे ही आपका कॉलेज अलॉट होगा तो आप जाके अपनी प्रोफाइल से जाके जो आपका जो प्रोफाइल लॉगिन करके और वहां से आप अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो प्रिंट निकाल सकते हैं। सिंपल है वो। ठीक है, अब 11वें पॉइंट में क्या कहता है ये, 11वें पॉइंट में कह रहा है कि सभी आवंटित अभ्यर्थी नवीन आवंटित एवं ऐसे अभ्यर्थी जो द्वितीय चरण में अपग्रेड हुए हैं को प्रवेश हेतु घोषित समय सीमा काउंसलिंग समय सारणी में प्रवेश हेतु आवंटित संस्था में स्वयं उपस्थित होकर सर्वप्रथम शासकीय नोडल अधिकारी की डेस्क पर रिपोर्ट कर अपनी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करानी होगी। तत्पश्चात द्वितीय चरण में नवीन आवंटित अभ्यर्थी फ्रेश अलॉटमेंट को आवंटित संस्था की प्रवेश समिति से अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। मूल दस्तावेजों की सूची मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के साथ संलग्न अनुसूची 3 के अनुसार है। पात्र घोषित अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल दस्तावेज प्रवेश समिति को जमा कराना होगा। ये कोई नई चीज़ नहीं है ना, यहाँ पर आप समझो मत, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है समझो मत, गलत बोला मैंने। यहाँ पर आप केवल इतना समझिए कि ये इतना सारा जो लिखा हुआ है उसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अगर कॉलेज अलॉट हो गया तो आपके डॉक्यूमेंट ले जाके आपको वेरीफाई करने हैं। सिंपल इतनी सी चीज़ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर एक बोल्ड लेटर्स में जो लिखा हुआ है ये वाला थोड़ा सा और समझ लीजिए आप कि काउंसलिंग के प्रथम चक्र में जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश हो चुका है उन्हें अपग्रेडेशन के उपरांत प्रवेश के लिए पूर्व के प्रवेशित महाविद्यालय में दस्तावेज जमा होने की अभिस्वीकृति दस्तावेजों की फोटो प्रतियां एवं नवीन आवंटन वाले महाविद्यालय का प्रवेश शुल्क प्रथम चरण से प्रवेशित महाविद्यालय की जमा शुल्क एवं द्वितीय चक्र के लिए जमा किए जाने वाले अग्रिम शुल्क को घटाकर जमा करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर प्रवेश शुल्क की जमा राशि अधिक होने की दशा में काउंसलिंग समाप्त होने के उपरांत अभ्यर्थी को लौटाई जाएगी। मतलब ये वही है कि आप देखिए कि इसको थोड़ा सा और मैं आपको एक एक थोड़ा सा लाइन जो है ना, वर्ड जो लाइनें हैं उनको एक एक पढ़ के मैं समझाता हूँ कि पूरी पढ़ देता हूँ तो फिर क्या होता है कि आपको समझ नहीं आएगा। मैं एक एक करके पढ़ाता हूँ। पहले वाला जो है, काउंसलिंग की प्रथम चक्र में जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश हो चुका है उन्हें अपग्रेडेशन के उपरांत, मतलब जिसका काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में, काउंसलिंग की फर्स्ट राउंड में जिनको अभ्यर्थियों को प्रवेश एडमिशन हो चुका है ना, उनको अपग्रेडेशन के उपरांत, जिन्होंने अपग्रेडेशन किया था और नया कॉलेज मिल गया है, प्रवेश के लिए पूर्व से प्रवेशित महाविद्यालय जहां पर पहले से एडमिशन ले रखा है जिस कॉलेज में, दस्तावेज जमा होने की अभिस्वीकृति, वहां से अपने को क्या करना पड़ेगा कि वहां पे डॉक्यूमेंट जमा है उसकी कोई अभिस्वीकृति, ऐसे कंडीशन में आपको हो सकता है शायद आपका जो वहां पर एडमिशन स्लिप है उससे काम चल जाएगा, है ना। दस्तावेजों की फोटो प्रतियां, उनकी फोटोकॉपी अपने पास में आपने ऑलरेडी पहले से बनाई रखी होगी। मैंने स्टूडेंट्स को आप लोगों को पहले भी बताया था, आपने जब पर्सनल काउंसलिंग में मेरे पास आए थे तब। एवं नवीन आवंटन वाले महाविद्यालय का प्रवेश शुल्क, अब जो जमा करना है, जो नया कॉलेज है उसका जो एडमिशन जो फीस हमें जो जमा करना है, प्रथम चरण से प्रवेशित महाविद्यालय की जमा शुल्क एवं द्वितीय चक्र के लिए जमा किए गए अग्रिम शुल्क को घटाकर, मतलब फर्स्ट राउंड में अगर आपने कोई फीस जमा कर दी गई थी एडमिशन के टाइम पर और उसके बाद फिर आपने सेकेंड राउंड में आपने जब पार्टिसिपेशन के लिए जो आपने स्कूटनी मनी जमा करी है, सिक्योरिटी मनी जो जमा की गई है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो पैसा बचा हुआ है, उसके बाद भी अगर कोई पैसा बचा हुआ है जो एडमिशन फीस में जमा करना है तो वो आपको जमा करना होगा। अगर किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि आपका पैसा जो है वो सब कैलकुलेशन लगाने के बाद जो सब है कि आपने ज़्यादा जमा कर दिया है तो वो जो काउंसलिंग खत्म हो जाएगी तो उसके बाद वो आपको वापस कर दी जाएगी। यहाँ पर ये कहा जा रहा है। अच्छा, 12th वाला देखिए आप, अपग्रेडेड अभ्यर्थी यदि अपनी छात्रवृत्ति योजना के विकल्प किसी प्रकार का संशोधन करना चाहता है तो उसे यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। यहाँ पर बहुत बढ़िया बात आ गई, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छी बात आ गई। क्या आ गई कि अपन ने क्या किया था कि फर्स्ट राउंड में तो हमने एडमिशन ले लिया था, एडमिशन लेने के टाइम पर जो है वो हमने कोई स्कॉलरशिप नहीं ली, हमें जानकारी भी नहीं थी स्कॉलरशिप की। यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन आ गया कि यार अब पता चल गया अपने को कि यार ये वाली स्कॉलरशिप लग जाएगी तो मेरी फीस कम हो जाएगी, या हो सकता है कि फीस ही ना लगे। जैसे मैं आपको बताऊँ बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं, जैसे मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना, ठीक है, पोस्ट मैट्रिक योजना,
पोस्ट मैट्रिक जो है वो कैटेगरी वाइज ओबीसी वालों को, एससी वालों को, एसटी वालों को मिलती है ना। और एक मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना करके एक और है, ठीक है, उसमें भी आप जा सकते हैं। तो ये सारी जो है इसके लिए विस्तृत मैं एक काम करूंगा, एक वीडियो बना दूंगा मैं, अलग अलग जितनी भी स्कॉलरशिप है इनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको ये बहुत अच्छा हो गया कि अब आप सेकंड राउंड में अगर आपका अपग्रेडेशन हुआ है और आपको लग रहा है कि कोई स्कॉलरशिप आपको चाहिए तो यहाँ पर ये स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। या आपकी स्कॉलरशिप पहले से चली आ रही है, आपको लगता है कि यार ठीक है यार अब उसमें, क्योंकि स्कॉलरशिप में एक बहुत बड़ी चीज़ क्या है मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर ना बॉन्ड जो है ना, बॉन्ड का टाइम पीरियड ज़्यादा है। आपको लगता है कि नहीं यार अब ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है, तो अपन एक काम करते हैं, जो रूरल सर्विस का बॉन्ड का जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा है, मैं स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, तो यहाँ पर वो हम हटा भी सकते हैं। तो दोनों कंडीशन में है, जिनको चाहिए उनको मिल जाएगी, जो हटा सकते हैं वो हटा भी सकते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये 13 नंबर का जो पॉइंट है इसमें क्या कह रहा है, पात्र घोषित किए गए अभ्यर्थियों को संस्था का प्रवेश शुल्क शासन की घोषित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, मतलब अगर कोई स्कॉलरशिप वगैरह ली गई है ना, शुल्क को समायोजन किया जाएगा, मतलब उसमें आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा, ऑनलाइन जमा करना होगी। जो बाकी जो फीस है वो आपको ऑनलाइन जमा करनी होगी, ठीक है। जो भी फीस आपको लग रही है एडमिशन के टाइम पे वो सब ऑनलाइन जमा करनी पड़ेगी अपने को। तो ऑनलाइन में क्या बोल रहा है कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आरटीजीएस द्वारा किया जा सकेगा। ये आपको जो है वो सुविधाएं दी गई है यहाँ पर, ऐसे आप कर सकते हो। अब यार नगद कैश जमा नहीं होगा कि अपन पैसे लेके पहुंच जाए, चलो ठीक है अपन जमा कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा भाई साहब, वहाँ पे कैश में जमा नहीं होगा। ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को ह्यूमर डालने वाली बात है, ये बात बोलने की जरूरत नहीं थी मुझे, अब समझ में आती है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को ऑनलाइन जो है ना वो लेना है अपने को, तो आरटीजीएस कर सकते हैं, नेट बैंकिंग ले सकते हैं, डेबिट कार्ड ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। अभ्यर्थी ये सुनिश्चित करें कि उनके खाते में इंटरनेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का उपलब्ध ले रहे हो तो इंटरनेट बैंकिंग उपलब्ध हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। एवं खाते से किए जाने वाले लेन देन ट्रांजेक्शन की राशि समय सीमा बढ़ा लें। तो जो ट्रांजेक्शन करते हैं उनकी लिमिट होती है, कभी कभी क्रेडिट कार्ड में, डेबिट कार्ड में लिमिट लगी रहती है कि इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो लिमिट थोड़ा सा बढ़ा के रखो, क्योंकि वहाँ पे लाखों में पेमेंट होने वाला है भैया, तो ये बात ध्यान रखो आप, ठीक है। अब आगे देखें हम कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि द्वितीय चरण की प्रवेश अवधि कम होने के कारण, भैया बहुत कम टाइम फ्रेम दिया गया है ना, तो शीघ्र अतिशीघ्र है ना, एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके वहां पर जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पर जाकर अपना एडमिशन कंप्लीट करवा लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं यहाँ पर मैं आपको ऐड कर देता हूँ, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जो आपको टाइम पीरियड दिया गया है उसमें संडे पड़ गया, कोई गवर्नमेंट हॉलीडे पड़ गया, कोई सरकारी छुट्टी पड़ गई और आपको लगता है कि इसको एडजस्ट किया जाएगा, तो ध्यान रखना भाई साहब, संडे के दिन भी वो लोग आपके लिए बैठे हुए हैं, उसको एडजस्ट नहीं किया जाएगा कि आप मंडे को पहुंच रहे हो, सर कल तो संडे था इसलिए हम आए नहीं, ऐसा नहीं है। आप संडे को भी जाके अपना एडमिशन प्रोसीजर करवा सकते हैं, ध्यान रखना आप इस चीज़ को, ये गलतियां हो जाती हैं कभी कभी, ठीक है। तो अब देखेंगे हम कि शुल्क भुगतान के उपरांत अभ्यर्थी को महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रवेश स्लिप जारी की जाएगी। तो भैया ये है कि जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपको एक जो है कि महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रवेश स्लिप, मतलब आपको एडमिशन की एक स्लिप दे दी जाएगी। तो शुल्क वापसी की स्थिति में राशि काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय भरे गए रजिस्टर्ड बैंक खाते में जमा की जाएगी, वापस की जाएगी, ऐसे समझ लो आप। मतलब जो जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है, आप इसको इतना समझ लो कि जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया उसी अकाउंट से आपका पेमेंट, उसी अकाउंट में आपका जो पेमेंट है वो वापस आएगा। अगर आपकी पेमेंट ज़्यादा कर दी गई हो या आपको कोई कॉलेज अलॉट ना किया गया हो और आपको फिर भी, तो उस कंडीशन में आपका पैसा वापस आता है। तो वो पैसा वापस कब आएगा, कहाँ आएगा, कब आएगा, वो पूरी काउंसलिंग खत्म होने के बाद आएगा। और कहाँ आएगा, वो आएगा आपके उसी बैंक खाते में जहां से आपने पेमेंट किया है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि आप कोशिश यही करें कि हम स्वयं के बैंक खाते से, खुद के बैंक खाते से, पेरेंट्स इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से आप लोग समझिए कि खुद के बैंक अकाउंट से ही पेमेंट करवाइए, क्योंकि वो भी उसी अकाउंट में आएगा जिस अकाउंट से आपने पेमेंट कर रखा है। कभी कभी ऑनलाइन पोर्टल वाले भैया के यहाँ से वहाँ पर ने कर लिया था, ऐसा कर लिया था, तो वो थोड़ा सा रिस्की मामला हो सकता है। मतलब एक समझने वाली बात है, आप देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि वो लोग मतलब कोई पैसा लेके ही चला जाएगा, लेकिन फिर भी एक जो बोल सकते हैं सिक्योरिटी के तौर पर सबसे अच्छा यही कि अपने ही बैंक खाते से पेमेंट करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर ये जो वीडियो है ये आपका जो है वो समाप्त होता है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी, अगर आपको इसमें आपको दिक्कत आती है, कोई भी अगर आपका प्रश्न है, आपको लगता है कि आपको पूछना है, तो आप ये हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल रहेंगे, आप जा करके वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो आशा है कि आपको जो ये मैंने विस्तृत जानकारी दी है इसमें आपको आपके सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो मिल गए होंगे और आप इससे संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।